सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमारे 13 पार्ट कंप्लीट हो गए थे, यानी आज का हमारा पार्ट रहेगा 14 पार्ट, या अपन कह सकते हैं पार्ट नंबर 14। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था इलेक्ट्रोड विभव का मापन, या अपन कह सकते हैं अर्ध सेल के विभव का मापन। और हमने संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था। उस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अज्ञात इलेक्ट्रोड को जोड़कर हमने सेल का निर्माण किया था, और उस सेल के सेल विभव की सहायता से हमने उस अज्ञात इलेक्ट्रोड के विभव का मान ज्ञात किया था। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, वास्तव में अपन कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। यानी अगर हम बात करें विद्युत रासायनिक सेल की, तो उसके लिए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इस श्रेणी को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दावली पढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ा है ऑक्सीकरण विभव। क्या पढ़ा है? ऑक्सीकरण विभव। समझना आप ध्यान से, ऑक्सीकरण विभव, यानी इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो आप, ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या हुआ? यानी धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या बताया मैंने? किसी धातु के ऑक्सीकरण विभव का क्या मतलब है कि उस धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखो, धातु ऑक्सीकृत हो रही है, यानी वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। प्रवृत्ति को हमने क्या कहा? ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। लेकिन इस धातु के गुण को हम क्या कहेंगे? यानी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। यानी इस गुण को हम कहते हैं धातु का देखो, खुद का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और दूसरों का क्या करेगी? अपचयन। यानी हम इसको बोलेंगे धातु का अपचायक गुण। क्या बोलेंगे? धातु का अपचायक गुण। इस बात को आप विशेष ध्यान रखोगे। क्या बताया मैंने? ऑक्सीकरण विभव का मतलब धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और धातु के इस गुण को हम कहते हैं अपचायक गुण। अपचायक का मतलब दूसरों का तो क्या करेगी? अपचयन, और खुद का क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपचयन विभव की। अपचयन विभव, और इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो आप, यानी किसी धातु का अपचयन विभव है, इसका मतलब उसके अपचयित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी उस धातु में अपचयित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब अपचयित होने की प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखो, धातु के इस गुण को क्या कहेंगे?
देखो खुद की तो क्या है, अपचयित होने की प्रवृत्ति, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो खुद का तो क्या हो रहा है, अपचयन, और दूसरों का क्या करेगी ये, ऑक्सीकरण। यानी धातु के इस गुण को हम बोलेंगे ऑक्सीकारक गुण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक गुण। इन दोनों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे कि अपचायक गुण किसे कहते हैं और ऑक्सीकारक गुण किसे कहते हैं। बात सीधी सी ये है, अपन ऐसे कह सकते हैं कि जिस धातु का अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीकारक गुण उतना ही अधिक होगा। ये ऐसे कह सकते हैं कि जिस धातु का ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक होगा उसका अपचायक गुण उतना ही अधिक होगा। तो अपचायक गुण और ऑक्सीकारक गुण ये आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हमने संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग में लिया था, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक अपचयन विभव है वो कितना होता है, 0। यानी अपन लिख सकते हैं EH + H2 = 0.0 वोल्ट। 0.0 वोल्ट हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव। अब देखो कोई धातु है जैसे Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन और Zn। अब देखो आप, यानी ये धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में आ रही है, तो इधर तो अपन क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन तो हो रहा है। और अगर ये धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु आयन में आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अब देखो आप, अपचयन के कारण अपचयन विभव होगा, ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीकरण विभव होगा। हमारे पास जिंक धातु है, पहले मैं इसका अपचयन विभव लिखूं, मानक अपचयन विभव। देखो अपचयन को कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना आप। अपचयन में क्या हो रहा है, पहले धातु आयन है तो ये लो धातु आयन, और फिर धातु तो जिंक, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक आयनों का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है अपचयन विभव में। अगर ऑक्सीकरण विभव की बात लिखूं मैं तो कैसे लिखूं, यहाँ पे देखो E0 Zn। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, पहले धातु है और फिर धातु आयन, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके मान लिखें अपन, ऑक्सीकरण विभव, इसका ऑक्सीकरण विभव होता है +0.76 वोल्ट, और अपचयन की बात करें तो -0.76 वोल्ट। अब देखो आप, मैंने इस जिंक धातु के दोनों अपचयन विभव लिख दिए हैं। देखो ये तो क्या है, जिंक का मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, और ये है जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव। अब देखो आप, यानी दोनों के मान तो बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं। अब देखो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, अपन यहाँ से ये कह सकते हैं कि जिस धातु का ऑक्सीकरण विभव जितना ज़्यादा होगा उसका अपचयन विभव उतना ही कम होगा। कह सकते हैं ना भाई, कोई धातु है उसका अगर ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक है, इसका मतलब उसका अपचयन विभव उतना ही कम होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो आधार है
वो आधार मानक अपचयन विभव ही है। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी मानक अपचयन विभव के मानों के आधार पर बनाई गई। यानी अपन कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी ये मानक अपचयन विभव के आधार पर बनाई गई है। देखो, एक तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे। दूसरी बात ये कि इस मानक अपचयन विभव को जो अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है, या अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक, उनके अनुसार इस मानक अपचयन विभव को केवल इलेक्ट्रोड विभव की मान्यता प्रदान की गई है। क्या बोलेंगे? केवल इलेक्ट्रोड विभव। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें कहीं इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है तो वह इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव ही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मानक अपचयन विभव को केवल इलेक्ट्रोड विभव की मान्यता दे दी गई है। यानी आपको अगर इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया किसी धातु का, तो हम कहेंगे कि यह इलेक्ट्रोड विभव उस धातु का मानक अपचयन विभव है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? हम कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या बताया मैंने? विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, वह श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। और अब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, अब देखो, ये है हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो, मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दी है। देखो, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 0.0 वोल्ट माना गया है। अब देखो, आप यहाँ से स्टार्ट है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, फिर ये, यानी इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपन ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक हैं और इस हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान धनात्मक हैं। अब देखो, हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो अपन कह सकते हैं कि मानक अपचयन विभव के मान क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। भाई, मैंने लिखा है कि मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो यानी लास्ट में कौन है? फ्लोरीन है। यानी अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन, क्या कह सकते हैं? फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। क्या कहेंगे? प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। अब देखो आप, ये फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। इसका मतलब अगर हम इसकी अपचायक क्षमता की बात करें तो क्या होगा? ये दुर्बलतम अपचायक। क्या होगा? दुर्बलतम अपचायक। अब देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हमने कहा कि फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो इसका मतलब लिथियम क्या हुआ? दुर्बलतम ऑक्सीकारक। यानी अपन कह सकते हैं लिथियम दुर्बलतम ऑक्सीकारक होता है।
अब दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, इसका मतलब अगर अपचायक की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रबलतम अपचायक। लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है। भाई अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी धातु का ऑक्सीकरण विभव जितना ज़्यादा है तो उसका अपचयन विभव उतना ही कम होगा। तो यही बात यहाँ पे लागू हो रही है। फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो दुर्बलतम क्या होगा, अपचायक। लिथियम दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, इसका मतलब वह प्रबलतम क्या होगा, अपचायक। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मानक अपचयन विभव के मान बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। ठीक है ना। अब देखो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब हम इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग देखते हैं कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता क्या है। हम अनुप्रयोग कह सकते हैं या उपयोगिता कह सकते हैं। तो अब देखो अब हम इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोगों की परिचर्चा करते हैं। देखो हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा है, यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में, किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में हमें एनोड और कैथोड की जानकारी इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर प्राप्त हो जाती है। यानी अपन बात करें यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग देखो पहला अनुप्रयोग ले रहा हूं मैं, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड व कैथोड की जानकारी, एनोड व कैथोड की जानकारी। देखो समझना, हमने डेनियल सेल पढ़ा है, डेनियल सेल, उसमें एक तो था जिंक इलेक्ट्रोड और एक था कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो आप पहले इस श्रेणी को समझो आप, यानी अपन ये कह सकते हैं कि मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम है उसका तो होगा ऑक्सीकरण, और जिस धातु का अपचयन विभव अधिक है उसका होगा अपचयन। समझ गए। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो ऊपर स्थित धातु है उसका तो होगा ऑक्सीकरण और जो नीचे स्थित धातु है उसका होगा अपचयन। इसका मतलब जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो देखो जिंक धातु कहाँ पर है, ये रही, और दूसरी है कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर कहाँ है, ये। तो यानी अपन इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर क्या कह सकते हैं कि इस जिंक का तो क्या होगा ऑक्सीकरण और कॉपर का क्या होगा अपचयन। और ये चीज़ हमने डेनियल सेल में पढ़ी थी कि जिंक इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा था ऑक्सीकरण, इसलिए वो क्या था एनोड, और कॉपर का क्या हो रहा था अपचयन, इसलिए वह क्या था कैथोड। तो हमें विद्युत रासायनिक सेल में एनोड व कैथोड की जानकारी इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर आसानी से प्राप्त हो जाती है। डेनियल सेल का हमने एग्जाम्पल लिया है, जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए यह एनोड के रूप में कार्य करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन हो रहा है इसलिए यह कैथोड का कार्य करेगा। और हमने ये बात विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर देखी। क्या बताया मैंने कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है उसका ऑक्सीकरण यानी उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक होता है उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो कम होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, इसकी वजह से उसका अपचयन होगा।
तो ये हमने पहला अनुप्रयोग देख लिया कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड व कैथोड की जानकारी। अब देखो हम दूसरा अनुप्रयोग अगर लें तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की संभावना, क्या कह सकते हैं, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया की संभावना बताना, पॉसिबिलिटी बताना, यानी ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। यानी हम किसी अभिक्रिया की होने की जो पॉसिबिलिटी है हम उसको भी बता सकते हैं। जैसे मैं कोई सिंपल अभिक्रिया ले रहा हूँ, और एक मेरे पास है अब देखो आप, पहले हम इस अभिक्रिया की बात करते हैं। देखो यहाँ पर Cl -1 में है और यहाँ पे Cl 0 में है, और इसकी बात करें यहाँ पर Br 0 में है और यहाँ पे Br -1 में है। अब देखो आप, अभी हमने क्या बताया कि ऊपर वाली धातु का ऑक्सीकरण होगा और नीचे वाली धातु का अपचयन। देखो देखिए Cl -1 से 0 में आ रहा है, इसका मतलब इसका तो क्या हो रहा है भाई, -1 से 0 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और Br 0 से -1 में आ रहा है, यानी Br का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, यानी इसका तो हो रहा है अपचयन और इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। अब देखते हैं, देखिए अब श्रेणी के आधार पर इसकी बात करते हैं। देखो ये तो रहा Br और ये रहा Cl, यानी Br ऊपर है, इसका मतलब Br का यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीकरण होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन का क्या हो रहा है, अपचयन। और क्लोरीन नीचे, क्लोरीन का यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपचयन, और क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया संभव नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी। इसमें आओ, देखो इसमें I -1 में, यहाँ पे I 0 में है, यानी -1 से 0 में I, इसका मतलब इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और F 0 से -1 में, इसका मतलब इसका हुआ अपचयन। अब देखते हैं, देखिए देखो ये तो रहा आयोडीन और ये रहा फ्लोरीन। आयोडीन ऊपर है, यानी इस फ्लोरीन की तुलना में आयोडीन का मानक अपचयन विभव क्या है, कम है। इसका मतलब इसका तो होगा ऑक्सीकरण और इसका होगा अपचयन। देख सकते हो आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और फ्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन, यानी ये अभिक्रिया संभव होगी। तो अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया की संभावना भी बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो हमारे ये दो अनुप्रयोग हो गए। अब देखो, अब हम तीसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग मैं ले रहा हूं धातुओं के द्वारा अम्लों से H2 गैस का विस्थापन। क्या कह सकते हैं हम, धातुओं के द्वारा अम्लों से H2 गैस का विस्थापन कह सकते हैं, या H2 गैस मुक्त करना, H2 गैस का विस्थापन, H2 गैस का विस्थापन। यानी इसका मतलब ये है कि कौन सी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती हैं। देखो हमें पता है अम्लों से हमें H+ आयन प्राप्त होंगे और धातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन, तो अम्लों से प्राप्त H+ आयन का क्या हो जाएगा, अपचयन, और हमें H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। अब देखो हम इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर कह सकते हैं कि वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, वे धातुएं अम्लों से प्राप्त H+ का
H+ आयन का अपचयन करके अम्लों से H2 गैस का निष्कासन कर देती हैं। और वे धातुएं जो इस हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, वे धातुएं अम्लों से H2 गैस का निष्कासन नहीं कर सकती हैं। देखो इसी बात को अपन ऐसे कह सकते हैं कि वे धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव के मान हाइड्रोजन की तुलना में कम होते हैं, क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन की तुलना में कम होते हैं, वे धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निष्कासित कर देती हैं। फिर क्या कह सकते हैं कि वे धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव के मान अम्लों की तुलना में अधिक होते हैं, वे धातुएं, क्या कहा मैंने, कि वे धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव के मान हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती हैं, वे धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निष्कासित नहीं कर सकती हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे कि धातुओं के द्वारा अम्लों से H2 गैस का विस्थापन। अब देखो अगले अनुप्रयोग की बात करते हैं अपन। हम ये कह सकते हैं कि धातु विलयन से धातु का विस्थापन, क्या कह सकते हैं, धातु विलयन से धातु का विस्थापन, धातु का विस्थापन। देखो सीधी सी बात ये है, अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी धातु है वो अपने से अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे इसको आप एग्जाम्पल से समझो, मेरे पास अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, और एक मेरे पास है Cu प्लस ZnSO4, CuSO4 प्लस Zn। अब देखो आप इसमें देखो, इसमें जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। भाई यहाँ पे Zn है 0 से +2 में आ रही है और कॉपर Cu2 प्लस से Cu में आ रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। और यही कहा है हमने क्या कहा है कि कोई भी धातु, जिंक ये रही, वो अपने से अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। लेकिन अगर यहाँ पे अभिक्रिया ऐसी हो कि कॉपर धातु है और विलयन किसका है, ZnSO4 का, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जिंक धातु यहाँ पर है, ऊपर है कॉपर से, इसका मतलब जिंक धातु का ऑक्सीकरण होगा और कॉपर धातु का अपचयन होगा। देखो इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, कई बार क्वेश्चन क्या पूछता वो पूछता है कि जिंक के पात्र में CuSO4 को नहीं रख सकते, बल्कि कॉपर के पात्र में ZnSO4 को रख सकते हैं। क्यों? अब देखो क्यों, ये जिंक का पात्र है मान लो, और इसमें मैंने भर दिया क्या, CuSO4। पात्र किसका है, जिंक का। ये कॉपर का पात्र है और इसमें मैंने भर दिया क्या, ZnSO4। अब देखो आप समझ इस बात को, रिएक्शन है, जिंक का पात्र है, CuSO4 का विलयन है, यानी ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख देंगे तो कॉपर का पात्र धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। बात सीधी सी है
कि CuSO4 इस पात्र के साथ जिंक के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये पात्र नष्ट होने लगता है। इसलिए हम CuSO4 के विलयन को जिंक के पात्र में नहीं रख सकते। फिर क्या कहा कि कॉपर के पात्र में ZnSO4 को रख सकते हैं। देखो जिंक ये कॉपर ZnSO4, कॉपर का पात्र जिंक SO4 का विलयन है, यानी ये अभिक्रिया संभव नहीं है। बात सीधी सी ये है कि यहाँ पर हम कॉपर के पात्र में ZnSO4 को रख सकते हैं, हमारा पात्र सुरक्षित बना रहेगा। ये ZnSO4 कॉपर के पात्र के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आराम से दे सकते हैं कि जिंक के पात्र में CuSO4 को नहीं रख सकते, बल्कि कॉपर के पात्र में ZnSO4 को रख सकते हैं। तो हमने ये अनुप्रयोग देख लिया कि धातु विलयन से धातु का विस्थापन। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी धातु है वो अपने से अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातु को उसके विलयन से हटा देती है या प्रतिस्थापित कर देती है। अब देखो हम अगला अनुप्रयोग देखते हैं, धातुओं की सक्रियता। धातुओं की सक्रियता, देखो हमें पता है धातुओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। और हम ये कहते हैं कि कोई भी धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है वह उतनी ही सक्रिय होती है या उतनी ही क्रियाशील होती है। अब देखो हम यहाँ से आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इसका मतलब धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। तो सीधी सी बात यह है कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर धातुओं की सक्रियता घट रही है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धातुओं की सक्रियता बढ़ रही है। तो हम इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर धातुओं की सक्रियता को भी बता सकते हैं। तो ये हमारा 5वां अनुप्रयोग हो गया। हम ले रहे हैं नेक्स्ट अनुप्रयोग। देखो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन, इसको समझो आप। देखो हम ये कह सकते हैं कि वे धातुएं, समझना, वे धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होते हैं, उन धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन हो जाता है। और वे धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव के मान हाइड्रोजन की तुलना में कम होते हैं, उन धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन नहीं होता है। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ एक तो CuSO4 CuO कॉपर ऑक्साइड, और एक ले रहा हूँ मैं FeO आयरन का ऑक्साइड। अगर इन दोनों को मैं H2 की उपस्थिति में गर्म करूँ तो देखो कॉपर का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक है, और आयरन FeO इसका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि H2 की उपस्थिति में CuO को गर्म करने पर इसका तो अपचयन हो जाता है, लेकिन इसका अपचयन नहीं होता है। तो हम धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी भी हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्राप्त होती है। और देखो एक अंतिम अनुप्रयोग अपन और ले सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का, और वो हमारा क्या रहेगा, किसी विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव की गणना। क्या कहेंगे, किसी विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव की
सेल विभव की गणना। देखो हमने सेल विभव के जो गणना की थी सेल विभव की, तो वहाँ पर हमने सूत्र क्या देखा था कि ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखो आप, ये तो रहा हमारा सेल पोटेंशियल यानी सेल का सेल विभव। ये क्या है? ये कैथोड का मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव। और ये भी क्या है? ये एनोड का मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव के मान हम इस श्रेणी से प्राप्त करके और किसी भी सेल का हम सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं डेनियल सेल की बात करूं, किसकी? डेनियल सेल की। हमें पता है डेनियल सेल में जो कैथोड है वो होता है कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का। तो मैं लिख दूं यहाँ पे Cu2 प्लस Cu। फिर माइनस जो एनोड होता है वो होता है जिंक का, तो मैं यहाँ पे लिख दूं Zn2 प्लस Zn। अब देखो अगर हमें डेनियल सेल का सेल विभव ज्ञात करना है तो हम ये दोनों मान सारणी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो कॉपर का मानक अपचयन विभव तो ये रहा, कितना है? प्लस 0.34। फिर माइनस जिंक का ये रहा माइनस 0.76। ई नोट सेल यानी सरल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.10 वोल्ट। तो अपन कह सकते हैं किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव की गणना हम कर सकते हैं, क्योंकि सेल विभव में इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव प्रयुक्त होते हैं। उन मानक अपचयन विभव के मानों के आधार से हम इस सूत्र में मानक अपचयन विभव के मान रखकर हम सेल का मानक सेल विभव यानी सेल पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग देख लिए। आप इस श्रेणी को एक बार लिखना और आराम से आप 2-3 बार इसका अभ्यास करना। आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपको ये सारणी याद हो जाएगी। और देखो जहाँ पे जो धातु आ रही है वहीं पे उस धातु को लिखना। आप जिस क्रम में मैंने ये बनाई है उसी क्रम में आपको ये याद करनी है। 2-3 बार आप लिखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो हमने आज की इस क्लास में विद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन किया, श्रेणी के हमने अनुप्रयोग देखे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, धन्यवाद।